देखिए, भारत की संसद में ना एक बिल आया है। और कमाल की बात यह है कि इस पर भारत से ज्यादा हलचल तो पाकिस्तान में मची हुई है। ये एक ऐसा दांव है जिसने न सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक तूफान खड़ा कर दिया है, बल्कि दक्षिण एशिया का भविष्य कैसा होगा इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और जैसे ही ये बिल पेश हुआ, इस्लामाबाद से फौरन ये बयान आ गया, एक बिल्कुल सीधी और तीखी प्रतिक्रिया। तो सवाल यही उठता है, भाई ऐसा क्या है इस बिल में जिसने बॉर्डर के उस पार इतनी बेचैनी पैदा कर दी है? तो कहानी है एक बिल की, और उससे सीमा पार मची एक घबराहट की। ये एक ऐसे नए विधेयक की कहानी है जो निकला तो भारत की संसद से है, लेकिन इसका असर इस्लामाबाद की गलियों तक महसूस किया जा रहा है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल तूफान के सेंटर में सिर्फ एक चीज है, भारत का नया परिसीमन विधेयक। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये परिसीमन, जिसे डिलिमिटेशन भी कहते हैं, होता क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो परिसीमन किसी भी डेमोक्रेसी का एक रूटीन काम है। जैसे जैसे आबादी घटती बढ़ती है, चुनावी क्षेत्रों की बाउंड्री को फिर से बनाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, ये पक्का करना कि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करे। मतलब लोकतंत्र में हर एक आवाज का वजन बराबर रहे। अब अगर आप इस बिल को ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो इसके प्रोविजंस बड़े सीधे साधे लगते हैं। 2011 की जनगणना के बेसिस पर देश की सभी चुनावी सीटों की बाउंड्रीज फिर से तय होंगी। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, और इस पूरे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई वाला कमीशन देखेगा। सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। इस बार यह बदलाव छोटा मोटा नहीं है। ये बिल लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधे 850 करने की बात कर रहा है। ये इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि हर सांसद अब पहले से कम आबादी को रिप्रेजेंट करेगा। इससे लोगों की अपनी सरकार तक पहुंच और आसान हो जाएगी। एक तरह से ये भारत की बढ़ती आबादी के लिए डेमोक्रेसी को और ज्यादा जवाबदेह बनाने की ये कोशिश है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक पर, बिल के उस प्रोविजन पर जो इन नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ा है और जो इस पूरे इंटरनेशनल विवाद की असली वजह है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, भाई अगर ये सब भारत का अपना अंदरूनी मामला है तो पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? आखिर इस बिल में ऐसा क्या छिपा है? और जवाब है ये मास्टर स्ट्रोक। ये बिल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर यानी पीओजेके में परिसीमन के लिए एक कानूनी ढांचा बना रहा है। साफ शब्दों में यह बिल कहता है कि जिस दिन पीओजेके भारत के कंट्रोल में वापस आएगा, उस दिन वहां चुनाव कराने के लिए जमीन पहले से तैयार होगी। और जरा सोचिए इसके मायने कितने गहरे हैं। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। इस एक कदम से भारत पीओजेके पर अपने दावे को सिर्फ कागजों और भाषणों से निकालकर देश के संविधान का हिस्सा बना रहा है। ये भविष्य के लिए एक चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है, ताकि जब भी पीओजेके का भारत में विलय हो तो वहां लोकतंत्र लाने में एक दिन की भी देरी ना हो। अब जाहिर सी बात है, भारत के इस कदम से एक बड़ा डिप्लोमैटिक क्लैश तो होना ही था। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इसके खिलाफ क्या कह रहा है और भारत का जवाब क्या है। तो पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह है कि भारत के पास जम्मू कश्मीर की सीमाओं को बदलने का कोई कानूनी हक ही नहीं है। इसके जवाब में भारत इतिहास का वो पन्ना सामने रखता है जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिस पर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, और जिसके आधार पर जेएनके की पूरी रियासत, जिसमें पीओके भी शामिल है, कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनी थी। पाकिस्तान का दूसरा तर्क है कि जेएनके एक विवादित क्षेत्र है और वो यूएन के प्रस्तावों की बात करता है। लेकिन भारत पलटकर यूएन के उसी रेजोल्यूशन 47 की याद दिलाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड तभी होगा जब पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएं हटाएगा, एक ऐसी शर्त जो पाकिस्तान ने आज 75 साल बाद भी पूरी नहीं की है। देखिए, भारत का जो पक्ष है ना, वो सिर्फ आज के तर्कों पर नहीं टिका है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं और 3 खास तारीखें इस पूरे मामले की कानूनी बुनियाद हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1947 में हुआ कानूनी विलय, 1948 में आया यूएन का प्रस्ताव जिसकी पहली शर्त पाकिस्तान ने आज तक पूरी नहीं की, और अब भविष्य को देखते हुए ये नया बिल जो 1947 के उस विलय पत्र को एक संवैधानिक हकीकत बनाने की तैयारी है।
तो आखिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे कानूनी और स्ट्रैटेजिक मूव के पीछे भारत की बड़ी सोच क्या है? इसका असली मकसद क्या है? ये बिल सिर्फ सीटों का गणित नहीं है। ये पीओजेके के भविष्य के लिए एक विजन है, एक डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट। ये उस जमीन पर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने की तैयारी है जिसे दशकों से सैन्य कब्जे में रखा गया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, जब पीओजेके भारत से दोबारा जुड़ेगा तो उसका स्वागत बंदूक से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से होगा। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या फिर हम सच में एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जो दक्षिण एशिया के नक्शे और उसके मुस्तकबिल दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है?